मेरे पापा कॉलेज में लेक्चरार थे। इस जमाने में तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। मेरे वालिदैन सादगी पसंद थे और इनकी ज़रूरियात बड़ी महदूद थीं। साल में 2 जोड़े कपड़े बनाते और इसी में गुजारा करते। यही हाल अम्मी का था। दूसरी औरतों की तरह इन्हें अच्छे कपड़े पहनने, शॉपिंग करने या घूमने फिरने का शौक नहीं था। पापा जो कुछ इनके हाथ पर रखते वो इसी में ही महीना पूरा करती। अलबत्ता हम दोनों बहनों को उन्होंने किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने दी। मौके की मुनासबत से हमारे कपड़े भी बनते और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी मुहैया की जाती। मैं पढ़ाई में शुरू से ही तेज़ थी और मैंने सोच रखा था कि बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। लेकिन शाहिदा बाजी को पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे तैसे उन्होंने इंटर किया और घर बैठ गईं। अलबत्ता घर के कामों में इनका खूब दिल लगता था। ये देखते हुए अम्मी ने इन्हें एक सिलाई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया और वो 6 महीने में ही अच्छे और बहुत बेहतरीन कपड़े सीने लगी। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। बाजी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया। नदीम भाई बैंक में ऑफिसर थे। इनके बड़े भाई मुल्क से बाहर थे। बहनों की शादियां हो चुकी थीं और घर में बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। वो भी अक्सर बीमार रहा करती थीं। इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बेटे के सर पर सेहरा देख लें। बाबा ने मुनासिब तहकीक के बाद ये रिश्ता कबूल कर लिया और चंद माह बाद बाजी ब्याह कर अपने ससुराल चली गईं। बाजी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि पे दर पे मुसीबतें सर पर आन पड़ी और एक हादसे ने इनकी जिंदगी बदल दी। नदीम भाई मोटरसाइकिल पर घर वापस आ रहे थे कि इन्हें एक ट्रक ने टक्कर मारी और यूं बाजी बेवा होकर मैके वापस आ गईं। ये सदमा इतना शदीद था कि इसके असरात से घर का कोई फर्द भी महफूज ना रह सका। लेकिन पापा ने इसका कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। वो गुमसुम रहने लगे। चंद महीने बाद इन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो बिस्तर से लग गए। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज हो सकता, लेकिन हमारी दौड़ सरकारी अस्पताल तक महदूद रही। अलबत्ता शारिक की वजह से काफ़ी सहूलत हो गई थी। वो मेरा खालाजाद भाई था और एमबीबीएस करने के बाद कार्डियोवैस्कुलर में जॉब कर रहा था। जिस दिन वो ड्यूटी पर होता तो पापा का नंबर जल्दी आ जाता, वरना कई कई घंटे ओपीडी में इंतजार करना पड़ता। बाबा को मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने में काफ़ी वक्त लगा। इसके बाद डॉक्टरों ने इन्हें काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मामूली सी थकन या बोझ इनके लिए नुकसानदेह हो सकती थी। लिहाजा इन्हें बकिया जिंदगी घर पर ही आराम करना था। चुनाचा इन्हें कब्ल इस वक्त रिटायरमेंट लेनी पड़ी। इस परेशानी में ठीक तरह से इम्तिहान की तैयारी ना कर सकी और सेकंड ईयर में इतने नंबर नहीं आ सके कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता। वैसे भी अब हालात ऐसे नहीं थे कि मैं मजीद 5 साल अपनी तालीम जारी रख सकती। पापा को रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला वो उन्होंने मेरी शादी के लिए बैंक में महफूज कर दिया था और हमारा गुजारा इनकी पेंशन पर था, जो इतनी कम थी कि इसमें हमारे लिए एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा था। मजबूर होकर मैं मुलाजमत की तलाश में निकल पड़ी। उस वक्त शारिक ने मेरी बड़ी हिम्मत बनवाई। वो पापा को देखने हर चौथे रोज आया करता था। इसने भी मेरे लिए कई लोगों से बात कर रखी थी, लेकिन कहीं काम नहीं बन रहा था। हालात को देखते हुए बाजी ने घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था और मोहल्ले की औरतें इनसे कपड़े सिलवाने लगीं। लेकिन इतनी कम आमदनी से बस इनका ही गुजारा हो रहा था। शारिक ने कोशिश करके मुझे भी एक ट्यूशन सेंटर में लगवा दिया, जहां मैं 9वीं और 10वीं के तालिबे इल्मों को साइंस की मज़ामीन पढ़ाया करती थी। और फिर एक दिन मैंने एक नेकी ये की थी कि मैं हस्बे मामूल मुलाजमत की तलाश में कहीं जा रही थी। वहां पर मैंने एक पॉकेट पड़ा हुआ देखा। इस पॉकेट को मैंने उठा लिया और आधे घंटे तक मैं इंतजार में रही कि इसका जो मालिक है वो यहाँ आकर इस पॉकेट को ले ले। न जाने क्या चीज होगी अंदर, और फिर एक शख्स आया दौड़ता हुआ। बहुत खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था। परेशानी के आलम में इसने अपनी गाड़ी में पॉकेट तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन इसको नहीं मिला। और फिर करीब मैं खड़ी हुई थी। मैंने इसे कहा कि ये लिफाफा आपका है, तो इसने कहा कि हाँ ये मेरा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आप जरूर आएंगे। आप काफी देर से यहाँ खड़ी हुई हैं। इसलिए कि मैं समझ रही थी इस लिफाफे में कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं। इसने कहा कि बिल्कुल सही कहा, आपने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। अब बताइए क्या कीमत लेनी है? तो मैंने कहा नहीं, मैं पैसों के लिए ये सब नहीं कर रही थी।
बस मुझे पता था कि इस एनवेलप में कोई बहुत खास चीज़ है। फिर वो मुझसे पूछने लगा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम अजवा है। इंटर साइंस तक तालीम हासिल की है, लेकिन घरेलू हालात की वजह से आगे तालीम जारी नहीं रख सकी और अब मुलाजमत की तलाश में हूँ। इसने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर मुझे दे दिया। कहा मेरे दफ्तर आ जाइएगा, लेकिन जल्दी आइएगा। हो सकता है इसके बाद मैं आपको ना मिल सकूं। और फिर जब दूसरे दिन मैं इनके पास पहुंची तो मेरी तालीम बहुत कम थी। तो वो कहने लगे हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड लोग चाहिए, लेकिन आपकी नेकी की वजह से मैं बहुत मुतासिर हुआ था, इसलिए आपको मैं क्लर्क की जॉब देता हूँ। 10,000 तनख्वाह होगी और इसके अलावा और भी फैसिलिटी आपको मिलती रहेंगी। घर आकर पापा को ये खुशखबरी सुनाई तो पापा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। आज हालात ऐसे हैं कि मेरी बेटी को 10,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। वो थे राशिद साहब जिन्होंने मुझे नौकरी दी थी। इनके बारे में पता चला कि बहुत सख्त हैं और जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, और अगर गलती हो गई तो फिर वो इतना डांटते हैं कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाए। और ऐसा ही हुआ। उस दिन उन्होंने मुझे मेरी एक गलती पर इतना डांटा कि इस शदीद बेइज्जती पर मुझे रोना आ रहा था। दिल चाह के इनकी मुंह पर मैं इस्तीफा लिखकर मार दूं, लेकिन हालात ऐसे थे कि मुझे जब्त करना पड़ा। ये 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा थे। दूसरी जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, और घर में पैसे देने वाली मैं ही थी, क्योंकि मेरी बाजी जो थी वो अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। इसके बावजूद वो एक पैसा घर में नहीं देती थी। इनकी ख्वाहिश थी बुटीक खोलने की, और शारी के साथ मिलकर वो ये काम करना चाह रही थी। शारिक हर दूसरे तीसरे दिन पापा को देखने आया करता था। इसकी हैसियत घर के फर्द जैसी ही हो गई थी, और वो हमारे बहुत से काम भी कर दिया करता था। मेरी और इसकी उम्र में 5-6 साल का फर्क था, जबकि बाजी इससे सिर्फ 2 साल छोटी थी। लिहाजा वो फितरी तौर पर बाजी से ज्यादा करीब था और इन्हीं से बातें किया करता था। मुझसे इसकी गुफ्तगू सिर्फ पढ़ाई और मुलाजमत के बारे में हुआ करती थी। इसने मेरा भी बीकॉम में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, और मैं रोजाना रात को 2-3 घंटे बैठकर पढ़ा करती थी। शारिक हमेशा ये कहकर मेरी हिम्मत बढ़ाता कि बीकॉम कर लो तो किसी बैंक में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। रफ्ता रफ्ता मैं शारिक के सहारे की आदी होती चली गई, और जो काम मैं खुद कर सकती थी इसके लिए भी इसे कहने लगी, जिसका नतीजा निकला कि हम तेजी से एक दूसरे के करीब आने लगे। शारिक तो नहीं, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए चाहत के जज्बात सर उठाने लगे। मैंने शऊरी तौर पर इन्हें बताने की कोशिश की, क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपने दिल में किसी को जगह दे सकती। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहां इंसान की अकल काम नहीं करती। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे दिल में शारिक की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अब होने ये लगा कि शारिक जब घर आता तो मेरी ख्वाहिश होती कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारे, जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए आता तो बाजी इसको घेरे में ले लेती और फिर वो इससे घंटों बातें करती रहती। मेरी तो नौबत ही नहीं आती थी कि मैं शारिक से बातें करूं, और फिर वो दोनों ये बातें कर रहे होते कि बुटीक खोलना है। बुटीक के सिलसिले में शारिक इनकी मदद कर रहा था और मशवरा भी दे रहा था। शारिक तो शायद पैदा ही इसलिए हुआ था कि दूसरों के मसले हल करता रहे। चुनाचा इसने चंद दिनों की भाग दौड़ के बाद एक जगह बुटीक का पता चला लिया, और बाजी के लिए वहां पर इसने इंतजाम भी कर दिया। इधर मेरे हालात मुसलसल बिगड़ते चले जा रहे थे। हालांकि मैं पूरी एहतियात और दिलजमी से काम कर रही थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। राशिद जो कि मेरा बॉस था, कुछ भी कहता तो मैं खामोशी से सुन लेती, वापस आकर अपना काम दोबारा शुरू कर देती। मेरी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर थी, ताकि बीकॉम मुकम्मल करके किसी अच्छी जगह मुलाजमत कर सकूं। अलबत्ता मुझे बाजी पर बहुत अफसोस और गुस्सा था। वो ठीक ठाक कमा रही थीं, लेकिन इसके बावजूद घर पर एक पैसा खर्च नहीं करती थीं। उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी और खुद अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रही थीं। और फिर एक दिन अपनी दोस्त के कहने पर, जिसको मैंने बताया था कि मैं शारिक को पसंद करती हूँ, तो वो मुझे कहने लगी तुम बहाने से चली जाओ इसके साथ कहीं पर। तो मैंने फिर शारिक से कहा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है एडमिट कार्ड लेने, क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो? तो वो मुझे देखकर कहने लगा कि हाँ ठीक है चलो, मैं 2 घंटे की छुट्टी ले लूंगा। तुम सुबह 9 बजे तैयार रहना,
अम्मी और पापा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शारिक के जाने के बाद बाजी बोल पड़ी। क्या जरूरत है किसी का एहसान लेने की? हजारों लड़कियां यूनिवर्सिटी जाती हैं, वो भी बसों से सफर करती होंगी। सबके पास तो गाड़ियां नहीं होती। क्यों तुम किसी और के साथ जा रही हो? क्यों शारिक कोई गैर तो नहीं है? मेरा खालाजाद है। इसके साथ जाने से क्या कोई क्यामत आ जाएगी? फिर भी अच्छा नहीं लगता यूं किसी के साथ मोटरसाइकिल पर जाना। मैंने इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे दिन मैं सुबह ही सुबह तैयार हो गई। अपना बेहतरीन सूट निकाला, बाल एक खास अंदाज में संवारे, हल्का सा परफ्यूम लगाया, मेकअप किया कि शारिक को मैं अच्छी लगूं। इसके साथ मैं यूनिवर्सिटी चली गई। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि डेट पर जा रही हूँ। शारिक आया तो मुझे इस रूप में देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कभी इसने मुझे इस तरह बना सवरा हुआ नहीं देखा था। इसने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं। सफर के दौरान और यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी मैंने कई मौके दिए। इसकी मुंतजिर रही कि वो कुछ बोले मुझसे, तो वो कहने लगा चलो भाई जल्दी करो, देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। इंतहाई गैर रोमानवी शख्स था। कोई रोमांटिक बात नहीं की इसने। मैं इसे पूरा मौका दे रही थी और वो अपने दिल की बात जबान पर लेकर आ ही नहीं रहा था। इस मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी था। मैंने एक अदा से दुपट्टा शाने से ऊपर ढलकाया और मुस्कुराते हुए बोली, चलते हैं, अभी तो हमने कोई बात भी नहीं की। बात क्या करनी है? तुम्हारा काम हो गया, अब चलो। मेरा दिल चाहा किसी दीवार से अपना सर फाड़ लूं। क्या वो इतना अहमक था, बेवकूफ था, मेरे इशारे न समझ सके? एक लड़की इसको लिफ्ट करवा रही है और वो इसको इग्नोर किए जा रहा था, जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उस वक्त ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उस रोज मैंने दफ्तर से छुट्टी की थी, इसलिए वो मुझे दरवाजे पर छोड़कर चला गया। अंदर गई तो बाजी का मुंह बुरी तरह से सूजा हुआ था। मुझे देखते ही बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी? मेरा तो दम निकला जा रहा था, तरह तरह के हौल आ रहे थे। मोटरसाइकिल की सवारी वैसे ही बहुत खतरनाक होती है। जी में आया कि इन्हें कोई सख्त जवाब देकर हमेशा के लिए खामोश कर दूं, लेकिन वो मुझसे बड़ी थीं, इसलिए लिहाज कर गई। अलबत्ता इतना जरूर कहा कि थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है, फिर आने जाने में वक्त तो लगता ही है। न जाने वो मेरी मोटरसाइकिल पर जाने पर परेशान थी या फिर शारिक के साथ जाने पर। दूसरी बात ज्यादा बेहतर है। जिंदगी यूं ही गुजरती रही। मेरे इम्तिहानात आ गए। इम्तिहानात के दिनों में भी शारिक ने मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ा। और फिर एक दिन बाजी ने बहुत बड़ा वार किया। वार ये था कि वो पैसे जो अब्बू ने मेरी शादी के लिए रखे हुए थे बैंक में, वो तकरीबन 5 लाख थे। उन्होंने अम्मी से कहा कि मुझे वो 5 लाख चाहिए, उधार। आप मुझे दे दें, क्योंकि मुझे बुटीक खोलना है। मैं आपको दे दूंगी वापस। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे। हाँ, मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ चुका था। मेरा शफीक मेहरबान बाप। और बाजी ने इन्हीं की मौत के बाद ये शोशा छोड़ा था। अम्मी ने 5 लाख का चेक लिखकर बाजी को दे दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी तो मेरी शादी का कोई इम्कान नहीं है। मेरी बहन है, अच्छा है, इसकी मदद हो जाएगी। मैं क्या समझती थी और वो क्या निकली। वो एक खुदगर्ज लालची औरत थी। इसने शारिक के साथ मिलकर अपनी दुकान तो खोल ली, और इस दुकान को खोलने के बाद इसकी सेल भी बहुत ज्यादा हुई। अब तो बहुत ठीक ठाक पैसे वो कमा रही थी, लेकिन इसने अब तक एक पैसा भी घर पर खर्च नहीं किया था। वही बाइक जिस पर वो शारिक के साथ बैठने पर एतराज कर रही थी कि मैं शारिक के साथ क्यों गई हूँ, क्यों जाती हूँ, उसी बाइक पर वो शारिक के साथ घंटों घंटों सुबह से लेकर शाम तक घूमती रहती थी। और अब तो शारिक ने मुझे नजरअंदाज करना भी शुरू कर दिया था। मेरी बूढ़ी माँ थी जो मुझे देखकर घुलती रहती थी कि शायदा ने तो अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया है, तुम कब तक अकेले जिंदगी गुजारोगी? मेरा कुछ पता नहीं है, मैंने कहा। अम्मी अल्लाह आपको सलामत रखे, अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, जबकि झूठ था। मैं शारिक को दीवानावार चाहती थी और इसी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन इसको मैं बाजी के साथ मसरूफ देख रही थी। मेरी बाजी ऐश की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसको घर की कोई फिक्र नहीं थी। इसने जो 5 लाख लिए थे वो उधार भी वापस नहीं कर रही थी। इसको मेरी क्या फिक्र होती, इसको तो अपनी माँ की फिक्र नहीं थी। और फिर जब मैंने बीकॉम कर लिया तो एक बहुत अच्छे बैंक में मुझे जॉब मिल गई, और वो मेरा जो बॉस राशिद था, इससे मुझे निजात मिल गई। ये नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई
और एक दिन एक और सदमा मेरी बाजी और शारिक ने मुझे दे दिया। इसने शारिक को अपना पार्टनर बना लिया था कारोबार में। इसका काम खूब चल रहा था। इसने एक सेकंड हैंड कार भी ले ली थी और अब तक इस कार में मुझे बैठना नसीब तक नहीं हुआ था। ना ही इसने अब तक घर में कोई पैसा दिया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जब खाला अचानक ही हमारे घर चली आई और उन्होंने अम्मी के सामने दस्ते सवाल दराज कर दिया। लेकिन वो मेरी नहीं बल्कि बाजी की बात करने आई थी, जिसे सुनकर अम्मी हैरान रह गईं। बोली, मैं तो समझ रही थी तुम नजमा के लिए आई हो। मैं भी नजमा से ही शारिक का रिश्ता तय करना चाह रही थी, लेकिन वो तो इसे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और इन दोनों की उम्रों में भी खासा फर्क है, जबकि शायदा से इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। वैसे भी शायदा बड़ी है, इसकी शादी पहले होनी चाहिए। अम्मी क्या कहती? बाजी भी इन्हीं के पास बैठी थी। इनके आने वाले कल के बारे में भी अम्मी को फैसला करना था। वैसे भी इनके इकरार या इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाजी और शारिक के दरमियान पहले ही सारे मामला तय पा चुके थे। अब सिर्फ रस्म निकाह अदा होना था। चुनाचा अम्मी ने हाँ कर दी और चंद माह में बाजी ब्याह कर शारिक के घर चली गई। इनके जाने के बाद इस घर में अब सिर्फ मैं और अम्मी रह गई। मुझे शारिक से कोई शिकवा नहीं था। इसने अपने लिए जो बेहतर समझा वही किया। गलती मेरी थी जो इसकी तस्वीर दिल में सजाकर बैठ गई, ये जाने बिना कि इसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। अब तो फिर वही हालत थी मेरी। अम्मी दिन रात मुसल्ले पर बैठी मेरी शादी की दुआएं मांगा करती थीं, लेकिन इनकी कबूलियत का वक्त नहीं आया था। वो हर वक्त मेरे बारे में सोचती रहती थीं और बिल आखिर इसी गम ने इनकी जान ले ली। बाजी 40वें तक मेरे साथ रहीं। फिर उन्होंने मुझ पर यह हुक्म जारी कर दिया, नजमा अपना सामान पैक कर लो, अब तुम हमारे साथ रहोगी। नहीं, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो? शारिक ने कहा। हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। वैसे भी मैंने इस मकान को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। बाजी बोली, इस मकान को रखने का क्या फायदा जब किसी को यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने इसकी तजवीज़ की शदीद मुखालफत की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वही किया जो वो चाहती थी। शारिक भी इन्हीं की ज़बान बोल रहा था। मजबूरन मुझे खामोश होना पड़ा। मैं इतने दिन बाजी के साथ रही जब तक मकान बेचने की कार्रवाई मुकम्मल ना हुई। इसके बाद मैंने अपने हिस्से की रकम ली और वुमेन अस्पताल में मुंतकिल हो गई। ये हॉस्टल शहर के एक पोश इलाके में वाक़या था, जहाँ दूसरे शहरों से आने वाली मुलाजमत पेशा खवातीन रहा करती थीं। बाजी और शारिक ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इनके साथ रहना मंजूर नहीं किया। मुझे ये गवारा नहीं था कि अपने महबूब को बहनोई के रूप में देखूं। और फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा अजीबो गरीब मोड़ आया जिस पर आज तक हैरान हूँ। उस रोज मैं हस्बे मामूल ब्रांच में बैठी काम कर रही थी। एक आवाज मेरी स्मार्ट से टकराई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने राशिद खड़ा हुआ था। जी हाँ, मेरा बॉस, जो मुझे बहुत डांटता था। नजमा, तुम यहाँ? वो हैरान होते हुए बोले, तुम इस ब्रांच में होती हो? जी हाँ, मैं एहतरामन खड़ी हो गई। आप बैठिए ना। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठे हुए बोले, मेरा अकाउंट इसी ब्रांच में है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। इसे इत्तफाकी कह सकते हैं। मैंने इखलाकन कहा, यकीन जानो, मैं तुम्हारे जाने के बाद बहुत दुखी था, क्योंकि तुम एक बहुत नेक, पाक और ईमानदार लड़की थी। मैं खुश नहीं था तुम्हारे जाने पर। मैंने इसे बताया कि अम्मी पापा का इंतकाल हो चुका है, बाजी ने शादी कर ली है और मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। ये सब जानकर इसे बहुत अफसोस हुआ। इसने जेब से कार्ड निकाला और मुझे दिया। बोला, अगर मुनासिब समझो तो आज रात मेरे साथ डिनर करो। मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें हॉस्टल से ले लूंगा। वो चला गया तो मैं इसके बारे में सोचने लगी। ये उस राशिद से बिल्कुल मुख्तलिफ था जो कभी मेरा बॉस हुआ करता था, जिसकी डांट डपट से मैं तंग आ चुकी थी। उस वक्त वो एक शाइस्ता और मुहज्जब इंसान लग रहा था। मुझे तजस्सुस लगा कि इसने मुझे डिनर की दावत क्यों दी है। चुनाचे छुट्टी होने से पहले मैंने इसे फोन कर दिया। इसने पहली ही मुलाकात में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। वो दूसरी शादी के लिए किसी मुनासिब लड़की की तलाश में था। इसने किसी लगी लिपटी के बगैर कह दिया, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो ईमानदार, मेहनती और बासलाहियत हो। आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं या जॉब की ऑफर दे रहे हैं? मैंने हंसते हुए कहा, एक ही बात है, घरदारी के लिए भी ये खसूसियात जरूरी हैं। मैंने इससे एक हफ्ते की मोहलत मांगी। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं था। मैं जानती थी कि वो एक सख्त मिजाज शख्स है।
और बीवी बनने के बाद भी वो मुझे इसी तरह से डांट डपट करेगा और मुझे सुनना पड़ेगी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं कब तक इस हॉस्टल में रह सकती थी? हर औरत की तरह मेरी भी ख्वाहिशात थीं। अपना घर हो और मुझे चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। चुनांचे मैं भी मर्द और चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये समझौता करने पर तैयार हो गई। मैंने 1 हफ्ते के बाद राशिद को अपनी रज़ामंदी से आगाह कर दिया। अलबत्ता ये शर्त ज़रूर रखी कि शादी के बाद भी अपनी मुलाज़मत जारी रखूंगी। इसने कोई एतराज़ नहीं किया और कहा कि जब तक चाहो तुम मुलाज़मत कर सकती हो। बाजी ने शादी की भरपूर मुखालफत की। शारिक भी इनका साथ दे रहा था, लेकिन मैंने इनसे साफ कह दिया मुझे अपनी ज़िंदगी की फैसले करने का पूरा हक हासिल है। अगर वो शादी में शिरकत करना चाहें तो ठीक है, वरना इनके बगैर भी ये शादी हो जाएगी। इस पर वो दोनों खामोश हो गए। निकाह की रस्म बहुत सादगी से अंजाम पाई। अलबत्ता राशिद ने वलीमे का इंतजाम एक 5 स्टार होटल में किया था। वहां की शान और शौकत, मेरे कपड़े और ज्वेलरी देखकर बाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राशिद मेरे लिए इतना कुछ करेगा। मैंने इनके चेहरे पर रश्क और हसद के तासुरात देखे। शादी के बाद राशिद मुझे घुमाने के लिए जब हनीमून पर ले गया तो इसकी शख्सियत के मुख्तलिफ रंग मुझे नजर आए। वो देखने में जितना सख्त और कड़वा लगता था, अंदर से इतना ही नरम और रहमदिल था। वो दिल खोल कर खर्च करता और कभी इसके माथे पर शिकन नहीं आती थी। हनीमून से वापस आने के बाद भी कई रोज तक यही दुआ करती रही कि मुझे राशिद की डांट ना सुनना पड़े। लेकिन कई माह गुजर गए और राशिद ने मुझे एक मर्तबा भी नहीं डांटा तो मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने इससे पूछ लिया, क्या बात है? दफ्तर में तो आप रोजाना मुझे डांट डपट किया करते थे, लेकिन शादी के बाद आपने मुझे एक दफा भी नहीं डांटा। कहने लगे, दफ्तर में फर्क होता है बेगम साहिबा। इसी तरह बॉस और शौहर के रवैये भी अलग अलग होते हैं। मैं डिसिप्लिन के मामले में कोई समझौता नहीं करता। ऑफिस में लोगों से काम लेने के लिए डांट डपट जरूरी है, वरना सारा निजाम चौपट हो सकता है। वैसे भी तुम मेरी बीवी हो, मेरी नौकर नहीं, जो हर वक्त तुम्हें डांटता रहूं। राशिद के इस जुमले ने मुझे खुशी से सरशार कर दिया। अब मैं मुलाजिम नहीं बल्कि इस कंपनी की मालिक थी। चंद माह बाद मैंने मुलाजमत छोड़ दी और पूरी तरह घरेलू जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने लगी। मुझे जिंदगी का हर सुख मैसर था। मैं अपनी खुदगर्ज बहन के मुकाबले में कई गुना बेहतर जिंदगी गुजार रही हूँ। यह समझौता मेरे हक में बहुत अच्छा साबित हुआ। वाकई वक्त बदलते देर नहीं लगती।